Hello, dear student, teachers, parents, and friends. Hope you will all be fine. It's Nisar Shirpao with a new topic from class 12. आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का जो मेन रोल होता है ना सर्किट में, उसका जो रोल है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो आप हमारे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं, जो पूरी डिटेल के साथ मैंने किया हुआ है। और वो वीडियो आपने अगर अभी नहीं देखा तो इससे बाद जाके जो ऐसी वाला चैप्टर हम करेंगे तो उसमें आपने वो वाली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। तो इसलिए आप अभी से वो वाले वीडियो देखें कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसका रोल क्या है सर्किट में। ठीक है, तो आज हम इंडक्टेंस पढ़ेंगे, इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, लेकिन इंडक्टेंस से पहले अगर इंडक्टेंस क्या होता है, व्हाट इज इंडक्टेंस, और ये कहाँ हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपको पता हो, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ चुके थे कैपेसिटेंस, याद है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है, अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रोडायनेमिक में, इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस। इसका जो सिंबल है ये R है, और इंडक्टेंस का जो सिंबल है वो L है। ठीक है, तीनों आज का जो हमारा टॉपिक है इधर ये वाला है। कैपेसिटेंस अगर आप देख, कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन क्या है, C = Q / V। रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, बाय ओम लॉ, R = V/I। इंडक्टेंस के लिए क्या हम पढ़ेंगे, इंडक्टेंस के लिए है L = N/V/I। लेकिन याद रखिएगा, ये इसके लिए इक्वेशंस हैं। इनमें से कैपेसिटेंस जो है ये न क्यों पे डिपेंड करता है, न V पे डिपेंड करता है। हालांकि ये इन दोनों के रेशो के इक्वल है, लेकिन ये ना V पे डिपेंड करता है ना क्यों भी। ये डिपेंड कौन सी बात पे कर रही है, C = εA/D। क्या मतलब है, एप्सिलॉन जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं, इसका ये वाला सिंबल है कैपेसिटर। ठीक है, इसके दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम होती है, उस मीडियम की परमिटिविटी है। ए जो है ये प्लेट्स का एरिया है, कि ये एरिया इसका कितना है। डी जो है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये है एरिया। क्लियर। और यहाँ पे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर कर देता है कैपेसिटर। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शक्ल में यहाँ पे चार्जेस जमा हो जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या होता है कि V/I है बाय ओम लॉ, लेकिन रेजिस्टेंस जो है V और I पे डिपेंड नहीं करता है। वैसे तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये V और I के रेशो के बराबर है, और इसका जो डिपेंड है वो कौन कौन सी बातों पे है, R = ρL/A। रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, जो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है। L लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहा है, और R जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। और इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल वो इस तरह होता है, ये सिंबल। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है एनर्जी स्टोर नहीं होती, रेजिस्टर एनर्जी स्टोर नहीं करता, जाया कर देता है हीट की शक्ल में, और ये एनर्जी स्टोर कर देता है। ठीक है, तो अच्छा, अब देखो इंडक्टर इन दोनों चीजों पर डिपेंड नहीं करता। ये फ्लक्स, लिंक्ड फ्लक्स है, इस पे भी डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ करंट भी नहीं करता, लेकिन दोनों के रेशो का इक्वल है ये। अब ये डिपेंड कौन कौन सी बातों पे कर रहा है, जिस तरह की ये L = μ0n² ये देखे सारे ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स हैं। ज्योमेट्री μ0 जो है वो इंडक्टर के अंदर, ये जो इंडक्टर का ये इस तरह शक्ल होता है, इस तरह इसका सिंबल है। इंडक्टर के अंदर जो मटेरियल रखा जाता है, सपोज ये एक मटेरियल हमने रख लिया है इसके अंदर, ये एक मटेरियल,
इस मटेरियल के परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सेकंड नंबर एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये है। एल जो है ये सारा लेंथ है, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस टर्न का जो एरिया है ये है। इसमें यहाँ पे कैपेसिटर की तरफ अगर आप देखें तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, जिस तरह के सॉलिनॉइड होते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं ये वाला। अब हम पढ़ेंगे अब इंडक्टेंस क्या है और सेल्फ इंडक्टेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए इंडक्टेंस जो है ये एबिलिटी ऑफ द इंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर देता है। डिफिनीशन की तरफ देखिए, डिफिनीशन क्या है इसका, डिफिनीशन द measure of the ability of the inductor to store energy in the magnetic field of the current is called inductance. इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस द मेजर ऑफ द एबिलिटी, इस बात की इस एबिलिटी की पैमाइश है कि एक इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना एनर्जी स्टोर कर देता है। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर कैसे करता है, देखिए सपोज हमारे पास एक इंडक्टर है, ये इंडक्टर है हमारे पास, ये एक इंडक्टर है और इसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ और उस बैटरी का जो है ईएमएफ वो हम ईबी से, वोल्टेज जो है ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे करंट गुजरता है, लेकिन एक पॉइंट, एक कंसेप्चुअल पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जिस तरह करंट इससे गुजरता है इस तरह करंट रेजिस्टर और कैपेसिटर से नहीं गुजरता। उसमें करंट गुजरना और वोल्टेज बनना इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यहां पे ऐसा होता है कि जो ही आप स्विच को ऑन कर दें, की को ऑन कर दें, तो फौरन इसमें से करंट नहीं गुजरता। इससे पहले क्या होता है, इसके दो एंड्स पे इतना वोल्टेज बनता है जितना कि ये बैटरी का वोल्टेज है, और जब वोल्टेज बराबर हो जाए तब करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और ये सारा डिटेल मैंने उस प्रीवियस वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया कंप्लीटली कि क्यों ऐसा होता है। तो इसलिए इसका मतलब है कि पहले इस पे वोल्टेज बनता है, इसके वोल्टेज बनने के बाद करंट गुजरता है। ठीक है, लेकिन अब हम करंट गुजरने की बात कर रहे हैं। ये जो अभी मैंने बात की कि ये उस लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करंट शुरू हो जाता है, इस तरह करंट गुजर गया। इस तरह जब करंट गुजरता है तो आपने पढ़ चुका है इंडक्टर में कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। ये वाली उंगलियां करंट इस तरह गुजरती है, ये वाली उंगलियां करंट की डायरेक्शन में पकड़ ले, इस तरह, तो ये थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। इस तरह है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी इस डायरेक्शन में, और करंट भी इसी डायरेक्शन में है। देखिए ये करंट है, ये आई करंट हमारे पास, एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। मैग्नेटिक फील्ड बन गया। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अब बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड गुजरता है, पहले तो होता नहीं, अगर होता भी हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे इधर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में से गुजर रही है वही मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ेंगे।
और वो कंसिडर भी करेंगे, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गुजरता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का ये मतलब होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह, ये मैग्नेटिक, अगर हम एक लूप को कंसीडर कर दें, सपोज मैं एक लूप कंसीडर कर देता हूं इस तरह, ये एक लूप है, तो इस लूप में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है ये इस लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स है, और इसको हम डिफाइन कर देते हैं इस तरह पाई बी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर ये एक लूप है तो यहां पे हम लेते हैं 1 पाई बी। अगर हम एक और लूप को इसके साथ जोड़ दें, इस तरह जोड़ दें, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, अब ये हो गया 2 पाई। अगर हमने इसको 3 लूप हमने ली, एक और लूप ऐड किया, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स को जो लिंक्ड है इस टर्न्स के साथ वो है हमारे पास 3। अगर इस तरह मैं ज्यादा लूप्स ले लूं इन नंबर, तो हमारे पास जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस इंडक्टर के साथ लिंक है वो n पाई b होगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज के बराबर होता है, b इंटू a। b मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, a इज द एरिया। एरिया क्या होता है, देखिए हमारे पास अगर एक लूप में इस तरह बिल्कुल इसका फ्रंट व्यू ले लूं, तो ये अगर हमारे पास टर्न है तो इसमें से सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह गुजर रही है, ये क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह आ रही हैं, ठीक है, और ये इस लूप ने जितना एरिया घेर लिया है इसका एरिया है हमारे पास a, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है b, तो इस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू b डॉट a, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर ये लूप एक है तो हम यहाँ पे 1 लेंगे, इधर भी 1, इधर भी 1। अगर यहाँ पे लूप ज्यादा हो गई, इस तरह इस तरह इस तरह ज्यादा होगी, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होते जाते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स का डिपेंड ये क्यों बनता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है, देखो द मैग्नेटिक फ्लक्स, the total magnetic flux linked is proportional to the current। जितना करंट ज्यादा हो, यहां से जितना करंट ज्यादा होता है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर होगा, ठीक है। तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो तो मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई, ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी। और ये किस वजह से इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है, करंट की वजह से, जितना करंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अगर इन नंबर ऑफ टर्न्स हो इस तरह, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है इन पाई बी इज प्रोपोर्शनल टू आई इज द करंट। क्लियर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म कर देते हैं, इज इक्वल टू एल आई। एल हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, और इसकी अब हम प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अब किस तरह बनती है और ये एनर्जी स्टोर कैसे करता है, कैसे ये एनर्जी स्टोर कर देता है। देखो अब इंडक्टर का रोल क्या है, देखिए ये हमारे पास इंडक्टर है,
इंडक्टर में से करंट गुजर रहा है इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इंडक्टर जो है, इंडक्टर का जो रिएक्शन होता है वो करंट पे नहीं होता है। इसका रिएक्शन, करंट अगर कांस्टेंट हो तो ये बिल्कुल ही खामोश बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आपने करंट चेंज करने की कोशिश की तो ये स्ट्रांगली रिएक्ट कर देता है। अगर आपने करंट बढ़ाने की कोशिश की, सपोज पहले करंट इतना था, अब आपने करंट बढ़ा दिया, तो इंडक्टर क्या कर देता है, इस करंट को बढ़ने नहीं देता। अगर आपने करंट चेंज की, इसका मतलब है कि हमारे पास देखिए इधर Li इज इक्वल टू N पाई B, ठीक है। अगर आपने यानी इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अगर आपने इनको बढ़ाने की कोशिश की, करंट बढ़ाने की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। तो जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाता है तो फैराडे लॉ के मुताबिक एक वोल्टेज बनता है, ईएमएफ बनता है, बैटरी के अलावा एक और ईएमएफ बनता है। और वो ईएमएफ कैसे होता है, वो जो ईएमएफ बनता है ना, वो ईएमएफ लेंज लॉ के मुताबिक इस वोल्टेज के खिलाफ होता है, अपोजिट होता है। यानी यहां भी ये जो बैटरी है ये करंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो ईएमएफ होता है वो क्या करेगा, इसे बढ़ने नहीं देगा। तो बढ़ने तब नहीं देगा जब वो वोल्टेज इसके अपोजिट हो। क्लियर हुई बात? तो जब आप इसे चेंज करेंगे, बढ़ा देंगे, तो करंट को जब आप इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इंडक्टर का क्या होता है, इंडक्टर जो है बढ़ने वाले करंट को कम कर देता है, मतलब कांस्टेंट बनाता है। जब बढ़ता है तो ये कांस्टेंट बनाता है। अगर तो लेंज लॉ के मुताबिक इसका डायरेक्शन इस तरह होता है। देखिए इसका डायरेक्शन ये है, ये जो बैटरी का जो ईएमएफ है, लेकिन यहां पे जो ईएमएफ बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो इसके खिलाफ होता है। तो बढ़ने वाले करंट को कम कर देता है, अगेंस्ट अपोज करता है। और अगर आप करंट को कम करना चाहेंगे कि करंट पहले इतना था, इतना ज्यादा था, अब आपने करंट कम कर दिया, तो ये करंट को कम करने नहीं देता, कम होने नहीं देता। अब ये ऐसा कैसे करेंगे, आपने इधर से करंट कम कर दिया तो ये क्या करेगा, याद रखो ये जो हमने बात की ना एनर्जी स्टोर, इसमें एनर्जी स्टोर होती है पहले से, जब करंट गुजरते हैं उस वक्त से, बल्कि करंट गुजरने से पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। ट्रांजिएंट स्टेट में करंट, एक्चुअल करंट फ्लो होने से पहला जो सिचुएशन होता है उसको ट्रांजिएंट स्टेट कहा जाता है। ट्रांजिएंट स्टेट में करंट गुजरने से पहले ही ये एक एनर्जी अपने पास रख देती है, और ये एनर्जी ये तब यूटिलाइज कर देती है ये इंडक्टर, कि जब भी किसी किस्म का करंट में किसी किस्म का चेंज आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तो ये वही एनर्जी यूज करके, वही जो इसने पहली एनर्जी स्टोर की थी ना, वही एनर्जी यूज करके इस पोजीशन की मुखालिफत करेगा, इस चेंज की मुखालिफत करेगा। ठीक है, तो अगर आप करंट कम करना चाहेंगे तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर का करंट को कम करने नहीं देता, कम करने नहीं देता। ये इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये इसने जो एनर्जी स्टोर की है वही एनर्जी लेके इस करंट को बढ़ा देता है। आपने कम कर दिया, ये बढ़ा देता है। तो बढ़ा कैसे देते हैं, यहां से करंट कम आ रहा है लेकिन यहां पे करंट ज्यादा गुजरेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक तरफ से करंट कम आ रहा हो दूसरी तरफ से ज्यादा हो। लेकिन याद रखो यहां से करंट कम आ रहा है, लेकिन इंडक्टर ने जो एनर्जी यहां पे स्टोर की थी वही एनर्जी यूज करके करंट वापस बढ़ा दिया। इसलिए इंडक्टर जो है ये एनर्जी यूज कर देता है लेकिन स्टोर कर देता है, जाया नहीं कर देता, जिस तरह के रेजिस्टर होता है। ठीक है, तो अगर आपने करंट में चेंज लाई, करंट आपने चेंज किया, तो इसका मतलब है कि आपने लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाई।
तो इसका मतलब है यहां पे देखिए एफ ओ वी चेंज द फ्लक्स linked by changing the current an induced EMF will be created whose direction will be in such a way to oppose the change in current. देखिए जो आपने करंट चेंज की, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, एक वोल्टेज पैदा होगी। उसी वोल्टेज की डायरेक्शन क्या होगी, उसी वोल्टेज की डायरेक्शन हुज डायरेक्शन विल बी इन सच है, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा कि वो जो चेंज आपने लाई है, चेंज का मतलब है अगर आपने करंट बढ़ा दिया तो ये कम कर देगा, अगर आपने कम कर दिया तो ये बढ़ा देगा, तो इसका डायरेक्शन एनी टाइम जो है ये अपोजिट होगा। दैट इज अगर हमारे पास n पाई b इज इक्वल टू एल आई है, अगर आपने यहाँ पे चेंज लाई विद टाइम डेल्टा t, तो डेल्टा पाई डेल्टा बाय डेल्टा t, ठीक है। अब देखिए ये किस चीज के बराबर होते हैं, बाय फैराडे लॉ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये कैसे होता है, माइनस ई एन इज इक्वल टू एल कांस्टेंट है डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। दिस इंप्लाइज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल माइनस एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। तो इसका मतलब है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चेंज इन द करंट विद टाइम। क्लियर हुई बात, ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और इस चीज के और ये अपोजिट होता है, जो करंट में आप चेंज लाएंगे करंट कम कर देते हैं, मतलब करंट अगर नेगेटिव की तरफ बढ़ेगी तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अगर पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखो इंडक्टर जो है ये सर्किट को इनर्शिया प्रोवाइड कर देता है। इनर्शिया का क्या रोल होता है, देखिए इनर्शिया मास के साथ रिलेटेड है, मतलब जब भी आप मास की जो स्टेट होती है रेस्ट में होता है तो मोशन नहीं चाहता, अगर मोशन में तो रेस्ट नहीं चाहता, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है मास की, इनर्शिया जिसे हम डिफाइन करते हैं काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह इंडक्टर का भी यही रूल होता है कि ये अगर आप किसी सर्किट में करंट में चेंज लाना चाहेंगे तो ये उसी चेंज की मुखालफत करेगी, ठीक है। ये इंड्यूस्ड। अब देखो हमारे पास जो है ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए हमारे पास जो इंडक्टेंस है इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या है, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस देखिए इसकी तरफ देखिए, इसका मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड ताकि पॉजिटिव नेगेटिव की बात खत्म हो जाए, मैग्नीट्यूड मॉडुलस डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखो इसका यूनिट बिल्कुल ही इजी है, आप मालूम कर सकते हैं आसानी से, देखो ये हो जाएगा प्लस इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। एल इज इक्वल टू दोनों साइड को डेल्टा आई बाय डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, ए इंड्यूस्ड डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, इसके साथ हमने डिवाइड की। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो यूनिट है इंडक्टेंस का जो यूनिट है सेल्फ इंडक्टेंस का,
वो क्या है, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ जो भी हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो भी हो, इसका यूनिट है वोल्ट, और आई बाई टी का है एम्पेयर पर सेकंड। ठीक है, तो इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो है वोल्ट ए बाई सेकंड माइनस वन। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो L इज इक्वल टू वोल्ट, ये माइनस ये ऊपर आ जाएगा, सेकंड पर एम्पेयर, ये यूनिट है। अब देखो इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन इसका क्या है, और यूनिट ये किस चीज के बराबर है, याद रखो ये हेनरी के बराबर है, हेनरी, H which is equal to वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ये हेनरी। 1 हेनरी क्या होगा, 1 हेनरी is equal to 1 वोल्ट into 1 एम्पेयर पर सेकंड। मतलब है अगर एक इंडक्टर है हमारे पास, ये इंडक्टर है, इसमें से जो करंट गुजर रहा है उस करंट में फी सेकंड के हिसाब से 1 एम्पेयर चेंज आ रहा है। अगर करंट गुजर रहा हो और करंट में जो चेंज है हमारे पास टाइम के साथ वो है 1 एम्पेयर पर सेकंड। अगर करंट में चेंज आ रहा है 1 एम्पेयर पर सेकंड, एक सेकंड में 1 एम्पेयर चेंज आ रहा हो, और यहाँ पे जो ईएमएफ बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर वो 1 वोल्ट बन जाए तो इसी इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी होगा। ठीक है ना, ये 1 हेनरी। अब देखो इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन हमारे पास इसका क्या है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस, सिर्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन, डायमेंशन L, इसका जो डायमेंशन है वो हमारे पास है ML2T माइनस 2 A माइनस 2, ये हमारे पास इसका डायमेंशन है। ये आसानी से आप मालूम कर सकते हैं, ये वाला यूनिट है वोल्ट है, वोल्ट जो है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वो वाला यूनिट लेके, और ये तो इसकी जगह, ये तो ऑलरेडी टाइम इसकी जगह, इसके ये अपनी जगह एम्पेयर है, तो ये आप बना सकते जिस तरह की, इस तरह देखिए, यानी वोल्ट इनटू सेकंड इनटू एम्पेयर। वोल्ट हमारे पास इक्वल है जॉल पर कूलम के इनटू सेकंड इनटू एम्पेयर। जॉल हमारे पास है न्यूटन मीटर, और कूलम जो है I इज इक्वल टू Q बाई टी, इसका यूनिट है हमारे पास कूलम बाई सेकंड। क्लियर, तो कूलम को कैलकुलेट करें, सेकंड को इधर मल्टीप्लाई करें, इसका एम्पेयर यूनिट है I का, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एम्पेयर सेकंड इज इक्वल टू कूलम। तो कूलम जो है इसका डायमेंशन हमारे पास, कूलम का जो डायमेंशन है वो है एम्पेयर इनटू टाइम, ये हमारे पास ये डायमेंशन है। न्यूटन का हमारे पास हमको पता है कि MLT माइनस 2 है, ठीक है, और जॉल इसके साथ L, और कूलम की जगह लिखिए A इंटू टी, इसके लिए T, इसके लिए A, ठीक है। तो देखिए ये T के साथ कैंसिल, ये कैसे हुआ, ये देखिए हमारे पास -1 है, -1, तो ये +1 ये ऊपर आ जाएगा, तो L और L मल्टीप्लाई L स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 2, ये इसका डायमेंशन है। ठीक है, अब इंडक्टर्स को कैसे जोड़ दिए जाते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यूज में। तो देखिए combination of the inductors,
द इंडक्टर्स। अगर सीरीज में इसे कंबाइन किया जाए, नंबर वन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर इंडक्टर्स को, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इसे सीरीज में जोड़ दिया जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 इंडक्टर्स है और ये इंडक्टर एक दूसरे से काफी दूर है, ये दूरी इसलिए ताकि म्यूचुअल इंडक्टेंस वाक़या ना हो, और इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, तो दोनों की जो इक्विवेलेंट या टोटल इंडक्टेंस है वो किस चीज के बराबर होगी, L total इज इक्वल टू L1 प्लस L2। क्लियर। पैरेलल अगर हो, सपोज 2 इंडक्टर्स हमारे पास, ये पैरेलल लगे हुए हैं, ये L1 L2 ये दोनों यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट है, सोर्स के साथ, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट है 1/L टोटल इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। इस तरह अगर 2 3 4 5 हो तो ये ऐड करते जाइए, तो L टोटल इज इक्वल टू L1 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें हम एमसीक्यूज भी करेंगे, तो इसमें अच्छा जी, तो आपके प्रैक्टिस के लिए हम चंद एमसीक्यूज कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस पे। तो हमारा पहला जो एमसीक्यूज है, ये जो 2015 मेडिकल एंट्री टेस्ट में आ चुका था, कि एक फ्लैट कॉइल हैज 5 टर्न्स एंड इंडक्टेंस L। एक कॉइल है हमारे पास और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 5 है और इसका इंडक्टेंस जो है वो L है। द इंडक्टेंस ऑफ सिमिलर कॉइल हैविंग 20 टर्न्स इज। अगर कॉइल वही कॉइल है, सिमिलर कॉइल का यहाँ पे क्या मतलब होता है, देखिए सिमिलर कॉइल का यहाँ पे छोटा n मतलब होता है, ये आपने नोट करना है, ये स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटा n दोनों के लिए सेम है। छोटा n का क्या मतलब है, देखिए सिमिलर कॉइल की जब भी बात आती है तो इसका मतलब होता है कि n इज इक्वल टू n बाई L, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम है, ठीक है। तो सिमिलर का ये मतलब है, छोटा n दोनों के लिए कांस्टेंट है, करंट भी उतना ही है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को 20 कर दे, यानी 4 टाइम इंक्रीज कर दे, तो इंडक्टेंस भी क्या होता है। इस तरह भी हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्न्स हाफ कर दे, इस तरह भी नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा बढ़ा दे। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला चाहिए, एक कंसेप्ट चाहिए। तो कंसेप्ट की तरफ आप देखिए, इस पे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। रट्टा इसलिए कि अभी तो ये मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि 4L है इसका आंसर, लेकिन ये हो सकता है ये एमसीक्यूज चेंज हो जाए, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 लिख दिया जाए, यहाँ पे 5, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए कंसेप्ट चाहिए। कंसेप्ट के लिए आपने वो वाला फार्मूला याद करना है कि इंडक्टेंस का फार्मूला हमारे पास है म्यू नॉट n स्क्वायर LA, ठीक है। अब देखो हमारे पास स्मॉल n की बात नहीं हो रही, बड़े n की बात है, जो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, n कैपिटल इसकी। तो हम इसमें जो है n को इंसर्ट करेंगे, और वो कैसे इंसर्ट करेंगे, याद रखो L इज इक्वल टू म्यू नॉट NL into A। एक n को, छोटा n को इसके साथ मिला दिया, तो इस साइड को, दोनों साइड को L से मल्टीप्लाई करें, तो L के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कैपिटल N के बराबर होगा। L इज इक्वल टू म्यू नॉट N कैपिटल N A। तो इसका मतलब है कि इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को दुगना किया जाए, 2 टाइम्स किया जाए, तो इंडक्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहले जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो 5 थे, अब ये 20 हो गई, मतलब 4 गुना इंक्रीज हो गई, तो इंडक्टेंस भी हमारे पास कितना होगा, 4 टाइम 4 टाइम इंक्रीज होगा। ये वाला ठीक है, क्लियर हुई बात। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये मेरा अपना एमसीक्यूज है, और इसकी तरफ आप जरा मुतवज्जे हो जाए। इसका मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग when inserted in the inductor would increase the inductance। मतलब है कि अगर हमारे पास एक इंडक्टर हो, इस तरह इंडक्टर, तो इंडक्टर के अंदर कौन सा मटेरियल, इन गिवन मटेरियल में से कौन सा मटेरियल को हम अंदर रख दे ताकि इसका इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाए। याद रखिएगा, इसमें चंद बातें आपने याद रखनी चाहिए
कि आपने पहले ये देखना चाहिए कि इसमें से कौन से पैरामैग्नेटिक है, कौन से डायमैग्नेटिक है, कौन से फेरोमैग्नेटिक है। तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, ये दोनों डायमैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जो है वो इंडक्टेंस पे कुछ असर नहीं करता। आप उसे इंडक्टर के अंदर रख दे या ना रख दे उतना ही इंडक्टेंस होगा। तो और ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक है, तो इसलिए इसके इंसर्ट होने से इंडक्टेंस इंक्रीज होगी। और कितना इंक्रीज होगी याद रखो, जो जब हम आयरन इसमें रख दे तो इंडक्टेंस 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ तक इंक्रीज होगा। ये भी क्लियर हुई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है a 5 मिली हेनरी कॉइल कैरीज ए करंट 2 एम्पेयर। ये 2007 में ये आया था एंट्री टेस्ट में। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी, अगर हमारे पास एक कॉइल है, इसकी जो इंडक्टेंस है उसका यूनिट है वो 50 मिली हेनरी है, उसमें से करंट जो गुजर रहा है वो 2 एम्पीयर है, तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगी। तो एनर्जी स्टोरेज के लिए हमारे पास फार्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज इक्वल टू 1/2 Li², 1/2 into यहाँ पे 10 मिली हेनरी इंटू आई 2²। तो ये हेनरी तो ना लिखिए, तो यूनिट है, लास्ट में इसके साथ जॉल लिखिए क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है। लेकिन इस मिली का आपने ये करना है कि मिली को 10⁻³ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1/2 into 10⁻, ये दोनों मल्टीप्लाई करें 10⁻² into ये है 2 दूनी 4, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा जॉल। तो ये फार्मूला हमारे पास बना 2 into 10⁻² जॉल, मतलब है 0.02 जॉल हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसका हमारे पास ये है 0.02, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन मैंने गलत लिखा था, तो ये ऑप्शन, ठीक है। इतनी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जो कि 2015 के इंजीनियरिंग टेस्ट में आ चुका था, वो है द डायमेंशन ऑफ एल इज, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशन है वो इनमें से कौन सा है। तो डायमेंशन के लिए आपने सबसे पहले याद रखना है कि हमारे पास देखिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वाला फार्मूला, फिर ये ज्यादा फार्मूले है तो इंसान भूल जाता है, कंफ्यूज जाता है। तो आपने जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है वो वाला याद रखना चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता है वो किस चीज के बराबर है, एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, क्लियर। एल को निकाले से इसके साथ जो है डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करें, डेल्टा आई को डिवाइड कर दें, तो ये होगा वोल्ट सेकंड बाय एम्पेयर। अब इससे आप मालूम कर सकते हैं, और वो है हमारे पास एम एल T-2 A-2 इसका डायमेंशन है, ठीक है। ये हमारे पास ये डायमेंशन क्लियर हुई। इस तरह और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।